इस बार बजट में क्या खास रहने वाला है, क्या थीम रहेगी और जिस तरह गति से शुरुआत हुई थी ज्ञान और फिर इंफ्रा, क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक है भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत है सुंदरानी जी आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका भी INS 24/7 पर। सुंदरानी जी, सबसे पहले जिस तरह का ये जो बजट है 25 गुना कहा जा रहा है कि भाई वास्तविक बढ़ने का प्रमाण दिया जा रहा है, उसी तरह से कर्ज को भी अगर हम देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भाई इस बार ज्ञान यानी कि जिस तरह से आया, गति आई और अब कुछ नए ढंग से इस बार बजट पेश करने की तैयारी। क्या लगता है इस बार कितना राहत लोगों को मिल सकती है, कितनी उम्मीदें हो सकती हैं इस बार लोगों को? देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से ज्ञान, गति और दृष्टि, तीन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें बड़ा गर्व होता है छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार। कहीं ना कहीं केंद्र और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने सुशासन और समृद्धि की ओर आगे बढ़ने का एक संकल्प लिया था। उन्हीं के संकल्प पत्र पर हम आगे बढ़े और निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। जहां पर कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, MSME को बढ़ावा दिया जाए, कहीं न कहीं आम गरीबों को भी राहत मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को मिले, उन लोगों को मिले जिनके पास स्वयं की छत नहीं है। आज अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 8.11 की ग्रोथ छत्तीसगढ़ में को देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से 6.31 लाख करोड़ रुपए क्या आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय 10% से अधिक बढ़ना, ये शुभ संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए। जब आम आदमी के जेब में पैसा होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास भी होगा और प्रदेश समृद्ध बनेगा। जब प्रदेश समृद्ध बनेगा तो प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समृद्धि की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से 10.5% के आसपास अगर एक साल में आय बढ़ रही है तो ये कहीं न कहीं विष्णुदेव साय के सुशासन की एक कमाल है और कहीं न कहीं OP चौधरी जी वित्त मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक आज दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। 2 साल से वित्त मंत्री है। निश्चित रूप से उन्होंने जहां राजधानी को के सौंदर्यीकरण में, राजधानी को विकसित करने और मेट्रो सिटी बनाने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, वहीं प्रदेश में गांव, गरीब और किसान, पंचायतों को मजबूत प्रदान करना, यह भी एक इस बजट का संकल्प होगा। सबसे खुशी की बात एक है श्वेता जी कि आज कृषि के ओर फिर किसान आकर्षित हो रहे हैं। वे किसान जिन्होंने खेती पे भरोसा छोड़ दिया था, क्योंकि खेती किसानी कहीं न कहीं आय का साधन नहीं रह गया था, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदकर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया। आज उसी का कारण है कि 12.53% कृषि में वृद्धि का अनुमान है। उद्योगों में 10.36% का एक कहीं न कहीं ग्रोथ का ये संभावना इस बजट में है। सेवा क्षेत्र में भी 13.15 की वृद्धि की बात बजट आर्थिक सर्वेक्षण में भी आई है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, सर्वव्यापी लोगों को सुविधा देना और आम आदमी के जेब में पैसा आवे, यह हमारी सरकार का ध्येय है। क्योंकि जब आम आदमी संपन्न होगा तभी व्यापार में वृद्धि होगी, कृषि में वृद्धि होगी और सरकार को राजस्व भी उतना ही प्राप्त होगा। यानी संभावनाओं पर, उम्मीदों पर ये खरा उतरता है, यानी वास्तविकता में कितना बदलेगा तो फिलहाल जब बजट आएगा तब दिखेगा ही। अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, कृषक वर्ष चूंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में घोषित हुआ जब बजट को लेकर, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मेहतारी वर्ष से घोषित करने की तैयारी है। और इस बार के बजट को अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि विकास की संभावनाओं का द्वार खोलने की तैयारी है, जो वित्तीय बैलेंस बनाने की जो कोशिश है वो दिखाई देगा। किस तरह का होगा बजट? श्वेता जी, निश्चित रूप से जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो ये अनुमान लगता है कि बजट में क्या होने वाला है। जिस तरह सपने आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाए गए, आंकड़ों की कलाबाजी दिखाई गई, कलाकारी की गई, वही बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन बजट अभी 12:30 बजे आएगा, 2 घंटे और बचे हैं, तो उम्मीद करते हैं
उसमें महिलाओं की बात होगी, उसमें गरीबों की बात होगी, बेरोजगारों की बात होगी, युवाओं की बात होगी। 2 साल में आपने नारे बहुत अच्छे अच्छे दिए, कभी ज्ञान का नारा दिया, गरीब, युवा, नारी, फिर आपने गति का, गुड गवर्नेंस की बात की, लेकिन न तो गुड गवर्नेंस दिखाया और न ही आपका जो ज्ञान था वो युवाओं की तरफ गया, नारी की तरफ गया। आप महिलाओं की बात करते हैं बजट में, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कुछ अच्छा आएगा, लेकिन आपने जो किया क्या था? महतारी बंधन के नाम पर 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं। वो आंकड़े भी धीरे धीरे 65 लाख 60 लाख तक आ गए। वो 1,000 रुपया में उन तमाम महिलाओं को भी आपने शामिल कर दिया जो किसी योजना में समाज कल्याण विभाग से पेंशन पाती थी, उनको भी आपने लाखों महिलाओं को उसमें शामिल कर लिया। लेकिन स्व सहायता समूह की महिलाओं को जो रोजगार देने का काम होना चाहिए वो आपने दिया नहीं। रीपा और यूपा के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार ने उनको सीधे रोजगार से जोड़ा था। गांव गांव में रीपा और यूपा के कार्यक्रम चालू किए थे, उसको आपने सीधे बंद कर दिया और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा उनके ऊपर आप छोड़ दिए जो आप वसूली कर रहे हैं। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से अगर महिलाओं के रोजगार देने की बात है, महिला उद्यमियों के बढ़ाने की बात है, महिलाओं को सेवा क्षेत्र में बढ़ाने की बात है, तो लगता है कि बजट में कुछ दिखे। उम्मीद करेंगे हम 12:30 बजे के बाद हम उतना की बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था आपने खत्म किया। 32,000 भर्तियों की आपने बात की थी, उस पर आपने कोई काम नहीं किया, सिवाय फॉर्म निकाल दिया है, परीक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं है वो भर्तियां कब होगी, आपकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, या 2047 तक का लक्ष्य है। तो जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो उम्मीदें की जा रही हैं और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिखाई गई, मैं नहीं समझ पाता हूं कि मेरे बगल में रहने वाला रिक्शा चलाने वाले की आय उतने 1,80,000 पहुंच गई। मैं नहीं समझ पाता हूं कि जो रोजी मजदूरी करने दिहाड़ी मजदूर जा रहा है उसकी आय 1,80,000 बढ़ गई। आप कुछ बड़े घरानों के जो पूंजी, जो 10% लोग हैं छत्तीसगढ़ में जिनकी पूंजी 100%, 200%, 300% बढ़ गई, और उसमें आप लाके गुणा भाग करके प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास करेंगे तो ये बेईमानी कहलाएगी। ठीक है। और प्रति व्यक्ति कर्जे की भी बात होनी चाहिए। जो आप हर 2 महीने में कर्ज ले रहे हैं अपनी योजनाओं और अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए, तो प्रति व्यक्ति कर्ज कितना बढ़ गया उसकी कहीं चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं की गई। राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे? सड़क के लिए, पुलिया के लिए, स्कूल निर्माण के लिए, स्कूल भवन की मरम्मत के लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? शराब से आप कमाई कर रहे हैं, आबकारी का आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, आबकारी की दुकानें बढ़ा रहे हैं, ड्राई डे खत्म कर रहे हैं ताकि आपके राजस्व बढ़े। जमीन की गाइडलाइन आपने तय कर दी, अब जमीन बिकनी बंद हो गई। ठीक है, गरीब घूम रहा है, अगर उसको काम है आवश्यकता की। ठीक है, अभय जी शर्मा जी से भी समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ओपनिंग स्टेटमेंट उनका भी ले लेते हैं चूंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि राज्य के बजट को हम देखें तो 5,700 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ की दहलीज पर पहुंच रहा है, और ऐसे में इस बार का जो बजट है वो कितना आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। कर्ज को देखें, एक तरफ व्यय को देखें, व्यय संरचना को देखें, तो क्या लगता है कितनी गंभीरता से इसे लेने की जरूरत है? श्वेता जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद विकास की गति आपको निरंतर दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ 2001-2 में तो 5,705 करोड़ रुपए का हमारा बजट था। आज 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, उसके बाद 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पे आया। इस तरह से 2 लाख करोड़ तो हम पहुंच चुके हैं। उससे ज्यादा अब कितने का बजट आता है, उसका जो मूल जो है, जो सरकार की मूल नीति अंत्योदय के विकास की जो बात करते हैं, उसके लिए राशि का किस तरह से प्रावधान किया जाता है। किसानों के लिए निश्चित रूप से धान के पर्याप्त मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, लेकिन सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए मुझे लगता है और अधिक काम करने की जरूरत है। 25,000 हेक्टेयर में यदि 2 साल में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होती है तो ये जो इसको बढ़ाने के लिए आपके पास क्या नदी जोड़ो योजना की जो आप बात कर रहे थे, महानदी इंद्रावती नदी जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, नक्सली क्षेत्रों में जो शिक्षा स्वास्थ्य के विकास की जो बात कर रहे हैं, अब जब नक्सली उन्मूलन समाप्त हो चुका है कहा जा सकता है, कुछ क्षेत्र बचे हैं, तो उनको बाद आपको विकास की गति को वहां ले जाना पड़ेगा ताकि नक्सली जो विचारधारा है उसको समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से विकास एक बड़ा माध्यम हो सकता है। दूसरी चीज है, हम लोग विकास की जब बात करते हैं तो हमारे पास जब राज्य निर्माण हुआ तो 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 14 मेडिकल कॉलेज है, विश्वविद्यालय की संख्या 4 से बढ़कर 25 हो चुकी है। इस ढंग से हम विकास की बात करते हैं, और इसके साथ ही हमारे पास IIM, एम्स, नीट, IIIT, CIPT, हिदायतुल्ला
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब अंत्योदय की बात आती है तो अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहुंचा नहीं है, टीवी नहीं देखे, इस तरह से जो बातें आ रही है, तो जो विकास में जो अंतर है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है कि स्थापना व्यय को बढ़ा करके जो कर्मचारियों से आपने जो नियमितीकरण का वादा किया है या वेतन विसंगति दूर करने की बात कही है, 57,000 शिक्षकों के पद का जो आपका वादा है, या 1 लाख अब भर्ती की बात कह रहे हैं, उसके साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 6 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात आपने मोदी की गारंटी कही है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के लिए गीता की तरह है ये मोदी की गारंटी, इसको कितना उसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट जनता देख चुकी है। 2018 में जन घोषणा पत्र को कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया कांग्रेस, ये बड़ा कारण रहा। मोदी की गारंटी में जो वादे किए हैं, शिक्षा जो आपके महिलाओं की जो बात कह रहे हैं, आपने अभी स्पष्ट कहा कि महतारी वर्ष के रूप में मनाएंगे, तो उनको आर्थिक स्थिति संबल तो दे रहे हैं, उनको दिशा देने की आवश्यकता है, किस दिशा में इसका उपयोग करें। सामुदायिक क्षेत्र में महिलाएं जो एकजुट होकर के ग्रामीण जो रिपा प्रोजेक्ट था कांग्रेस का, निश्चित रूप से बेहतर था, उसका क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है कि सरकार को विचार करना चाहिए। इसके साथ ही आप गति की जो बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस कहां तक पहुंचा है, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो चुकी है, एक्सीलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो आपका रेलवे, कल राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारे रेलवे की बात, रेलवे विकास की बात कही है, सड़क विस्तार की बात कही गई है, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, रायपुर धनबाद एक्सप्रेसवे की बात कही गई है। तो छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं खनिज को लेकर, 14,000 करोड़ से ज्यादा राजस्व खनिज से मिलता है। शराब की बात आ रही है, 12,500 करोड़ का लक्ष्य है, उसमें हम कहां तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त आपके पास आय के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें पर्यटन एक बड़ा हो सकता है। 44% वनाच्छादित छत्तीसगढ़ में आप बस्तर या सरगुजा इन क्षेत्रों में जो पर्यटन के है तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शर्मा जी कह रहे हैं कि वो बढ़ाने की जरूरत है। सुंदरानी जी से भी समझते हैं, चूंकि मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, सुंदरानी जी आपको लगता है कि जल बोर्ड बनाने की बात हो रही है, क्या इसमें वाकई में प्रशासनिक सुधार है या फिर जिम्मेदारी बदलने की कोशिश है? क्योंकि आज भी हम देखें तो बार बार सरकार कहती है कि भाई 2047 तक विजन रखा गया है और लोगों को साफ पानी, सीवरेज की जो समस्या है वो ना हो। तो वाकई लगता है कि इस बार जो मूलभूत सुविधाएं वो कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए, उसकी तो चिंता जरूर करनी चाहिए सरकार। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से मूलभूत सुविधाओं की चिंता करनी चाहिए और हमारी सरकार कर रही है। और लगातार जल बोर्ड भी इसलिए बनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं सभी आम आदमी को स्वच्छ जल मिल सके। और जो कृषि को बढ़ावा देने की बात है, अभी के शर्मा जी भी कह रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मैं निश्चित रूप से इसका समर्थन पहले ही मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि कृषि में जिस प्रकार से ग्रोथ आई है, लोग कृषि की ओर फिर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कृषि अब आय का साधन हो गया है। पहले कृषि में कहीं न कहीं किसान परेशान रहता था, लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद और मोदी जी की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से धीरे धीरे किसान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जिस देश और प्रदेश का किसान खुशहाल हो, छोटा व्यापारी खुश हो, उद्योगपति खुश हो, निश्चित रूप से उस प्रदेश को विकसित होने में कोई देर नहीं लगती। बस्तर की बात आ रही है, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आज राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और सभी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने मिलकर जिस प्रकार से योजना बनाकर नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने की दिशा में कदम उठाया। 31 मार्च निश्चित रूप से बहुत जल्द आ रही है और उसके पहले ही नक्सलवाद से मुक्ति की घोषणा होगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए कहीं न कहीं उन खनिज संसाधनों, जो हमारी धरती, अमीर धरती के लोग हैं हम लोग, उसका भी अच्छे से दोहन होगा और कहीं न कहीं इस प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में जाना जाएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी तो आलोचना करेगी, हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उनको अपना आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। 5 साल जिस प्रकार से प्रदेश को भ्रष्टाचार
में ढकेल दिया था। बिगड़ कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का मामला था, कहीं न कहीं गुंडागर्दी, नशीले पदार्थों का, सूखे नशे के व्यापार को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा दिया था, महादेव सट्टा ऐप के, तो कहीं न कहीं उसको पटरी पे लाने पे हमको 2 साल लगे। अभी के शर्मा जी रेलवे की बात कर रहे थे, 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, और फिर इस साल के जो केंद्रीय बजट में 10,000 करोड़ आपको अतिरिक्त दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज हम ये रेलवे के क्षेत्र में भी बहुत आत्मनिर्भर हो रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं सुधरानी जी, लेकिन लगातार कई ट्रेनें आज भी रद्द हो जाती हैं और आज भी यात्री जो है वो परेशान जरूर होते हैं। अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि हम जल बोर्ड गठन की बात कर रहे थे, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु की तर्ज पर ये कहा जा रहा है कि भाई जल बोर्ड बनेगा। क्या वाकई कांग्रेस इसका समर्थन करती है, या आपके लिए आपके पास कुछ ऐसा है कि भाई जल आपूर्ति या सीवरेज की जो समस्या है आम आदमी झेल रहा है वो ना झेले, या कोई और इसके लिए रोड मैप होना चाहिए? कोई भी सुधार के काम किए जाएंगे, अगर जल विभाग में जल बोर्ड की आवश्यकता है और जल बोर्ड का गठन करने से छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ फायदा मिले तो होना चाहिए गठन। विपक्ष केवल विरोध करने के लिए नहीं है, विपक्ष जनता की आवाज है। असली विपक्ष तो जनता होती है, सत्ता का विपक्ष जनता होती है, और जनता की आवाज बन के विपक्षी पार्टी उसका बात करती है। कांग्रेस को जनता ने जनादेश विपक्ष का दिया है, तो हम तो जनता की आवाज उठाते हैं। अभी तक एक भी नल जल योजना का पानी घर तक नहीं पहुंचा है। दावे हो गए, फंड आ गए, फंड में भ्रष्टाचार 2 साल से लगातार चल रहा है, ठेकेदार लगातार भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। जहां टंकी बनी है वहां पे पंप नहीं है, जहां पंप खुद गए वहां पानी नहीं आई है, और एक भी नल से अगर निकला हो तो बजट में ही बता देगा, फोटो दिखा दे। आज बात बजट की हो रही है, आज योजनाओं की बात हम फिर कभी डिबेट में करेंगे। रेल की बात जरूर करूंगा, माननीय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात उठाई रेल की, और सुंदरानी जी ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन 45,000 करोड़ जो रेल को बजट दिया गया, उसमें ट्रेन कहाँ है? पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी जा रही हैं, नई ट्रेनें चलाई नहीं जा रही हैं। वंदे भारत लाकर आप 1,000 रुपए की टिकट कर दिया रायपुर और बिलासपुर की। आप किनके लिए ट्रेन चला रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मैंने तो अनुभव किया कि जिन गाड़ियों में 2 और 4 जनरल बोगी हुआ करती थी, स्लीपर कोच 18 से 20 हुआ करते थे, एक तो एसी की बोगी हुआ करती थी, अब उन ट्रेनों में 12-12 एसी की बोगियां हो गई। स्लीपर की बोगियां हटा दी गई, जनरल बोगी हटा दी गई। तो आपकी प्राथमिकता में अडानी के लिए लाइन बिछाना है, आपकी प्राथमिकता में कोयले की सप्लाई करना है, आपकी प्राथमिकता में माल ढुलाई है, जनता नहीं है। आप कितना 1,000 करोड़ का बजट दिखा रहे, उसी तरह छत्तीसगढ़ के बजट में हमारा सीधा सवाल है, कांग्रेस का सीधा प्रश्न है कि वो जो पलायन कर रहा है मजदूर, उसको रोकने का कोई उपाय आएगा कि वो पलायन न करे, धान कटने के बाद उसको गांव में रोजगार मिलेंगे, ये आज बजट में दिखना चाहिए। हमें उम्मीद करेंगे जिस तरह विपा युपा के माध्यम से हम महिलाओं को रोजगार दे रहे थे, आप महिला स्वरोजगार के लिए कुछ करने वाले हैं, वो दिखना चाहिए। दूसरी बात करूंगा बिजली की। अभी कल ही परसों विनियामक आयोग की रिपोर्ट अपन पढ़ रहे थे कि 6,000 करोड़ का घाटा बिजली कंपनियों ने दिखाया है। उसके लिए 24 से 25% उनको बिजली दर में वृद्धि करनी होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बजट में उस 6,000 करोड़ के घाटे को सरकार सहन कर ले, ताकि उपभोक्ता पे आप 2 साल में 8% दर बढ़ा चुके हैं, आप 200 यूनिट की समाप्ति कर चुके हैं, जो बिजली बिल हाफ योजना का मिलता था गरीबों को। आज एक औसत परिवार का, श्वेता जी आप मध्यम वर्गीय परिवार से होंगी, आप अपने घर का बिजली का बिल देखिएगा, 1,000 का बिल 3,000 हो चुका है। 100-150 रुपया प्रतिदिन आपको बिजली के लिए कमाना पड़ेगा। तो जो मजदूर कलेक्ट्रेट रेट में 400 रुपए का काम करता है, 400-450 उसको दिहाड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको 100 रुपए बिजली के लिए देना पड़ेगा। और स्मार्ट मीटर लग गया, डायरेक्ट लाइन कट जाती है, इसमें पटाने का मौका भी नहीं मिलता। तो आज बजट में दिखना चाहिए कि आपने जमीन गाइडलाइन बढ़ाई, फिर कम किया, आज उसमें क्या सुधार करेंगे, आपकी आबकारी नीति क्या रहेगी, उद्योग नीति क्या रहेगी, शिक्षा को आप कितना बजट देंगे। 10,000 स्कूलों को आपने बंद कर दिया, 10,000 निश्चितीकरण में स्कूल बंद हो गए। आत्मानंद स्कूल अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं, जो कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए अनोखी योजना लाई थी शिक्षा में, कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, वो भी सरकारी खर्चे पर। उसको आप दम तोड़ने का प्रयास हो रहा है। पीएम श्री का नाम दे रहे हैं, पीएम श्री के लिए आपने कोई योजना बनाई नहीं। और सबसे बड़ी बात आज देखने को बजट में मिलना चाहिए कि जिस जी राम जी को लेकर आपने पूरे देश में
राम का नाम जोड़ा इस योजना में, वो 40% की राशि की व्यवस्था आप कैसे करेंगे और कितनी राशि देंगे जी। क्योंकि धान कटने के बाद मनरेगा सबसे बड़ा साधन था महिलाओं और पुरुषों के लिए गांव में, जो गांव में रोजगार पाए, बाहर में जाए। कानून था मनरेगा का कि काम मांगने पर काम मिलेगा। तो बिल्कुल तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका जिक्र अभय जी कर रहे हैं। अभय जी, आपसे मैं और समझने की भी कोशिश करूंगी, लेकिन शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि हमने केंद्रीय बजट भी जब देखा तो बार बार सरकार ये कहती कि भाई 2047 का विजन ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पर भी 2047। तो जो नॉर्मल है, बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर जो दीर्घकालिक बात हो रही है, दीर्घकालिक जो ढांचा है, रोड मैप तैयार करने की बात कितनी चुनौतीपूर्ण लगती है? कि बजट जो हमारा होता है वार्षिक बजट होता है और सरकार 5 साल के लिए आती है। तो आपकी योजना जो 2030 तक के जो है उसको पूरा करने की बात है। दीर्घकालीन योजनाओं में होता है विपक्ष का भी आपका साथ चाहिए, उन योजनाएं 5 साल बाद अधूरा ना अटक जाए। रायपुर में आप देखिए किस ढंग से शास्त्री चौक के पास योजनाएं अटकी हुई है, उसके बाद सरकार बदलती है, फिर उसमें काम शुरू। इस तरह से तमाम प्रकार की बातें। मेट्रो ट्रेन की बात कही जा रही है लगातार रायपुर में, रायपुर दुर्ग मेट्रो ट्रेन, मेट्रो सिटी की तर्ज पर। क्या इस पर कोई आगे काम बढ़ेगा क्या इस सरकार के रहते हुए? इसमें धरातल पर क्या सपने बहुत सारे की बात आती है श्वेता जी। देखिए आईटी की बात होती है, आईटी हब की बात होती है, एआई हब की बात होती है, फार्मास्यूटिकल हब की बात होती है, टेक्सटाइल हब की बात है। हमारे पास सपने बड़े बड़े हैं। 2047 की भी बात करें, विकसित छत्तीसगढ़ होगा तो हमारे पास क्या होगा? फ्लाईओवर का जाल रहेगा, रेल बड़ी रहेगी, हर शहर जो है हवाई जहाज के सपने अच्छे, लेकिन वास्तविक धरातल में आप कितना काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा विषय होता है। जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने जेम पोर्टल की बात कही है, अब डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ई ऑफिस की बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, सुगम ऐप की बात कर रहे हैं, और जो जमीन के मामले में बहुत सारे सुधार की जो बात कर रहे हैं, उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। व्यवहारिकता में छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है, उसमें किस प्रकार से विकास की संभावनाएं हैं। जैसे अब 7 लाख करोड़ रुपए पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, ये कब तक आएगा? 2 साल में कितना पूंजी निवेश हो चुका है? ये 7 लाख करोड़ अच्छा लगता है, लेकिन जब धरातल में जाएंगे तो वहां पे आपको फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता महसूस होगी। बड़े बड़े उद्योगों को ला देंगे तो जो कांग्रेस कह रही जल जंगल जमीन की सुरक्षा, जिस विचारधारा को आप समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग प्लांट को पर्यटकों को दिखा करके वहीं पर बिक्री की व्यवस्था करा के किस ढंग से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब विषयों पर विचार के मैंने सिर्फ ये है कि जो बजट में आप आय के स्रोत को कैसे कैसे और किन किन दिशा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास प्रधानमंत्री आवास एक बड़ी बात है बताने के लिए, जल जीवन मिशन का आप काम कर ही रहे हैं, और उसके साथ ही साथ केंद्र के सहयोग से जो जन मन योजना छत्तीसगढ़ में जो रायपुर की बात कर रहे हैं, तो एसटीपी की क्या स्थिति है? एसटीपी के बिना नदियों में पानी जाने को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम, अभी तक 3-4 एसटीपी ही लगा पाए हैं, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तमाम प्रकार के जो सफाई सुविधाएं हैं उसको लेकर के नए मशीन कितना आप ला पा सकते हैं। रायपुर एक आईना है, कोई व्यक्ति देश से या विदेश से आता है तो रायपुर को देखता है, उससे एक छवि बनती है। नया रायपुर हमारे पास है, उसमें विकास की अपार संभावना है। जिस तरह से हब बनाने की बात कहें तो वहाँ किस ढंग से विकास की बात को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह जो विकास जीएसडीपी दर की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आंकड़े 7.51% पिछले बजट में किया गया था, वो 8.11 यदि बढ़ता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और जो 6.31 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी की बात जो कल कही गई है राज्यपाल के अभिभाषण में, उसको 2030 तक आप 10 लाख करोड़ पहुंचाने की वादा पिछले समय कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको 14% की वृद्धि दर चाहिए, और अभी आपका वृद्धि दर की यदि आप बात करते हैं तो 11.57% है। तो निश्चित रूप से इस गति को द्रुत गति देने की आवश्यकता है। ज्ञान के मामले में कहें तो निश्चित रूप से वो बड़े ही ज्ञानी है, पूर्व आईएएस वित्त मंत्री है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के सबसे योग्य युवा कह सकते हैं। उनके साथ ही गति देने के और एक विजन भी है, उस विजन को क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो बजट में आय के स्रोत कहाँ कहाँ से आप जो व्यवस्था कर पाते हैं। शराब एक अलग कारण जो लगातार आपके एक निंदा का कारण भी बनता है, कहा जा सकता है। होली में आप शराब दुकान खोल रहे हैं, तो उसके अतिरिक्त अन्य जो साधन है उस दिशा में आगे पूंजी निवेश को आप कितना अधिक बढ़ा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो वन आच्छादित है वहां पे पर्यटन की बात आती है। आपने जो महत्वपूर्ण बात है मोदी की गारंटी को लेकर जो आपने बात कही,
सिम्स और सीआईटी, हम छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना करेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत अब बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देंगे। हर छात्र को कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे। इस तरह से तमाम प्रकार के वादे जो मोदी की गारंटी के 50 पृष्ठ में है, उसमें से आप कितने पूरे करें, किस खुशियों को क्या आप छूने जा रहे हैं। 500 रुपए सिलेंडर की बात हर बार होती है, 2 बकरी देने की बात होती है। ये तमाम प्रकार के जो वादे आपने किए हैं उनको 5 साल में पूरा करने के लिए तीसरा बजट है आपका, जो उसमें आप किस ढंग से लेके आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। व्यवहारिकता पर खरा उतरने वाला बजट बिल्कुल। और ये भी सुंदरानी जी, क्योंकि देखिए अगर ये बजट दूरगामी सोच का परिणाम लग रहा है या फिर जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो नॉर्मल समस्याएं हैं, उसे भटकाने की कोशिश है, या फिर ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई रायपुर को दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना लाने की तैयारी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान संभावित है। लगता है कि जरूरत है इसकी? देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से दूरगामी सोच भी होनी चाहिए और दीर्घकालीन भी होनी चाहिए। आप देखिए 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 25 साल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुआ है, 7-8 साल कांग्रेस ने राज किया है। कहीं ना कहीं आप देखिए कांग्रेस के राज में, मैं तो अभय नारायण जी बैठे हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो एक योजना बता दें, एक प्रोजेक्ट बता दें राजधानी के लिए या पूरे प्रदेश के लिए, जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया हो या इसकी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया हो 2000 से लेकर 2003 तक। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, एक कस्बाई शहर गिना जाता था रायपुर राजधानी। आपने भी श्वेता जी देखा होगा, हम भी यहाँ पे बचपन से देख रहे हैं कि एक बहुत छोटा शहर होता था, तो 15 मिनट में पूरे शहर का भ्रमण किया जा सकता था। आज जो शहर इतना बड़ा विकसित हुआ, चाहे नया रायपुर को देख लें या पुराने रायपुर को देख लें, तो हमारी बदली हुई तस्वीर, जब हमारे कोई रिश्तेदार बाहर से आते हैं जो 15-20 साल पहले आए थे और आज जो आते हैं उनको बदलाव दिखता है। पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं छत्तीसगढ़ में तो बदलाव दिखता है। अभय नारायण जी पलायन की बात करते हैं, मैं भी बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। पलायन तो देखा जाता था कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार संयुक्त मध्य प्रदेश और केंद्र में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। हम जब स्टेशनों पे जाते थे तो हजारों लोग ट्रेनों में बैठ के जाते थे और पलायन करते थे। आज पलायन की बात आज कर रहे हैं, पलायन तो यहाँ आज है नहीं। छुटमुट अगर कहीं यहाँ के लोग जाते होंगे, वो भी कहीं न कहीं दूसरे राज्यों के लोग, जो कि यहाँ पे कौशल विकास की योजना चलाकर जिस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया यहाँ के लोगों को, तो यहाँ के लोगों की डिमांड के आधार पे वो जाते होंगे निश्चित रूप से। लेकिन बड़े पैमाने में पलायन तो कांग्रेस के राज में होता था। ट्रेनों के विस्तार की बात कर रहे हैं, क्या वंदे भारत जैसी ट्रेन की कल्पना हम कर सकते थे क्या कांग्रेस शासन में? और अभी आपने कहा कि 13-13, 14-14 बोगियां जनरल बोगियां होती थी। आज लोगों की आय बढ़ी है साहब, लोगों की जेब में पैसा आया है, तो निश्चित रूप से रहन सहन भी चेंज हुआ है। आप किसी एसी बोगी में चले जाएं, आपको बर्थ के लिए वेटिंग का इंतजार करना पड़ता है। आज कोई एसी बोगी खाली नहीं जाती साहब कि छत्तीसगढ़ में। और आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ी है, आम आदमी के जेब में पैसा है। जब 10% से अधिक की आय वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति के जेब में पैसा आता है तो कुछ न कुछ वो खर्च भी करता है। महतारी वंदन योजना के बारे में अभय नारायण जी कह रहे थे कि कुछ कम हुआ। मैं मानता हूं 2-4 लाख बहनें के नाम कटे होंगे, लेकिन वे वही होंगे जो सक्षम होंगे, जो आयकर की श्रेणी में आते होंगे, जिनकी आय बहुत अधिक रही होगी। ऐसे लोगों के अगर कोई महतारी वंदन योजना में नाम जोड़े तो उसकी लगातार छटनी हो रही। लेकिन हम इस बात का भी गारंटी देते हैं कि हमारे महतारी वंदन योजना में जो लोग वंचित भी हुए हैं उनको भी पूरा समान आय, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात अभय नारायण जी कर रहे थे। मुद्रा बैंक के माध्यम से मैं देश भर की अगर बात करूं तो पिछले 2 कार्यकाल में करीब 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। 50 लाख से 10 लाख
रुपए तक का, 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के में मिलने के कारण यहाँ पे रोजगार के अवसर निर्मित हुए। अब तो सरकार ने 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन देने की बात की। हर नौजवान को काम होगा। हम नौकरियों पे आश्रित नहीं रखना चाहते अभय नारायण जी, हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वयं भी रोजगार कमाए, 4 लोगों को रोजगार दे। छत्तीसगढ़ का हर नौजवान रोजगार से जुड़े स्वयं का व्यापार करे, तो हमारा लक्ष्य यह है जी। और इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है अभय जी, सुन रहे हैं आप कि लक्ष्य है भाई 2047 का दूरगामी परिणाम है, इसी का सोच है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी या फिर दूसरे जल संकट की बात करें, तमाम जो महंगाई है वो चरम पर है। क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? इस वजह से चुनौतियां काफी हैं, सरकार पूरा नहीं कर पा रही। सुंदरानी जी विधायक भी रहे हैं, सुंदरानी जी राजनीति के क्षेत्र में व्यापारियों का, संगठनों का नेतृत्व भी कर चुके हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स का। और सुंदरानी जी जिस सोच से बात कर रहे हैं वो सोच होनी चाहिए, यथार्थ में हो नहीं रही है। अगर सुंदरानी जी कहना है कि एसी बोगी लोगों की क्षमता बढ़ी है, तो आप ट्रेन चलाइए ना, एक पूरी एसी ट्रेन चला दीजिए, लेकिन जनरल बोगी में कटौती मत करिए। आज एक गरीब व्यक्ति अपने क्रियाक्रम करने के लिए, दस्तावेज करने के लिए इलाहाबाद जाना चाहता है, तो वो स्लीपर बोगी में जाता है, वो एसी के लायक नहीं है। आज मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, सबकी श्रद्धा होती है कि हम संगम तक जाएं और अपने श्राद्ध के कार्यक्रम करके आए। आप इसी ट्रेन चलाइए, कौन मना किया? अभय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आजादी के बाद 50 साल आप लोगों ने राज किया, 2 लाइनें ट्रेन की होती थी, लेकिन तीसरी लाइन बिछाने की दिशा में आपने कदम उठाया कभी? आज आप हम कुछ ट्रेन कैंसिल हो जाती है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारण होते हैं कभी उसकी चिंता की आपने? आज तीसरी लाइन बिछाकर रेलवे के क्षेत्र में हम लोग जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसमें माल ढुलाई की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ कोयला लोहा का खदाने हैं, यहाँ पे लोहा निकलता है, यहाँ की धरती अमीर है और यहाँ का लोहा जापान तक जाता है। तो कहीं ना कहीं यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक स्रोत और कहीं ना कहीं उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी दृष्टिकोण हमारी सरकार, हम सपने जरूर देखते हैं, सपने दिखाते भी हैं, लेकिन सपने खुली आंखों से दिखाते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, हम किसी को गुमराह नहीं करते। अभय नारायण जी। जी अभय जी। सुंदरानी जी, मैंने शुरू में कहा कि आपको दीर्घ अनुभव है और हर क्षेत्र का अनुभव है, विशेषकर आप जनता के साथ भी हैं, व्यापारियों के साथ भी हैं जी, उसको तो मैंने स्वीकार किया। लेकिन बिल्कुल अब आते हैं तीसरी लाइन और चौथी लाइन की बात। जमीनें हमने प्रावधान कर रखा था, हजारों एकड़ जमीन रेलवे को हमने 52 के बाद से देना प्रारंभ कर दिया था। तीसरी लाइन के लिए क्या पहली लाइन के ऊपर आपने बिछाई? पहली दूसरी 6 लाइनों के लिए जमीन हमने सुनियोजित करके रखा था, हमने लगातार उसका प्रयास किया। पहली लाइन जब बनाई गई होगी अंग्रेजों का शासन था, दूसरी लाइन बनाई गई कांग्रेस का शासन आ गया था, तीसरी लाइन का प्रावधान कांग्रेस शासन में चालू हो गया था, चौथी लाइन आप करेंगे, जो सरकारें आएंगी। ये तो योजनाबद्ध विकास है जिसकी प्लानिंग करके सरकार जाती है और दूसरी सरकार करती है। छत्तीसगढ़ में वही तो आप चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार प्लानिंग करके गई, रमन सिंह सरकार की प्लानिंग थी, हमने कोई प्लानिंग उनकी बंद नहीं की। हाँ, जो पुटांग योजनाएं थी, जो रायपुर में आप स्काई विभाग जैसी योजना लाए थे, उसको जरूर हमने रोका, लेकिन तोड़ा नहीं, बर्बाद नहीं किया। आज आप आए फिर आपने बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत आवश्यकताओं की योजनाएं थी, जिसको भूपेश बघेल सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़े, व्यक्तिपरक विकास हो, सीधे गरीब के रोजगार के खाते में गोबर खरीदी जैसा काम था, 2 रुपया किलो गोबर कर दी। आप भ्रष्टाचार करके बंद कर दिए, लेकिन विकल्प आपने क्या दिया? आप गोबर खरीदी करते ना, आपको तो भ्रष्टाचार हटाना था, आपने तो योजना हटा दी, आपने तो गरीब को हटा दिया। हम जो आज बजट की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि गरीब उसमें रहे, योजनाओं का नाम बदलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम आपत्ति करेंगे तो भी आप बदलिए, लेकिन योजनाओं को बंद मत करिए। जो योजनाएं कोई भी सरकार चालू करे, अभी के शर्मा जी ने कहा कि सरकार बदलती है तो सबसे पहला काम, लेकिन विरोध तो कर रही ना कांग्रेस, बीबीजी राम जी का तो विरोध कर रही है, योजनाएं तो वही थी लेकिन नाम बदल दिया। विरोध देखिए श्वेता जी, यही समझने की बात है, जनता को हम यही समझा रहे हैं, हम विरोध में बिल्कुल नहीं है। हम तो कहा ना कि हम विपक्ष में हैं और जनता विपक्ष में, विपक्ष के साथ है,
हम ये कह रहे हैं कि वो कानून था, आपने योजना बना दिया। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि 12:30 बजे जो 40% की राशि है, वो कितनी राशि की घोषणा करेंगे ओपी चौधरी जी, बीबी राम जी के लिए, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। जनता भी इंतजार कर रही है, कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का विकास केवल रायपुर का विकास नहीं है। आप विकास के नाम पे नवा रायपुर का विकास करेंगे, विकास के नाम पे राजधानी का विकास करेंगे। अरे हमने तो रायपुर को ऐसा बनाया था कांग्रेस के शासन में। हमारे नेता स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, हमारे तमाम कांग्रेस के नेता रायपुर को इतना स्टैंड किया था कि जब राजधानी बनने की बात आई तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे। आप जसपुर के लिए क्या कर रहे हैं, आप सरगुजा के लिए क्या कर रहे हैं, आप बिलासपुर के लिए क्या कर रहे हैं, आप गौरेला पेंड्रा के लिए क्या कर रहे हैं, आप चांपा जांजगीर के लिए क्या कर रहे हैं। केवल रायपुर का विकास है। बिलासपुर में एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, सरगुजा एयरपोर्ट विकसित नहीं होना चाहिए, जगदलपुर एयरपोर्ट विकसित नहीं होना चाहिए। ये कौन सा विकास है कि मंत्री, विधायक और बड़े पूंजीपतियों के आसपास ही विकास हो? उद्योगपति केवल रायपुर आएंगे? बिलासपुर अभयनाथ जी एक सेकंड रोकना चाहूंगा, एक सेकंड आपको। आप बिलासपुर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। चकरभाटा एयरपोर्ट पे कभी छोटा प्लेन भी नहीं उतरता था, आज बोइंग विमान उतर रहा है। दिल्ली से फ्लाइट आने लगी, जबलपुर से केवल भूपेश सरकार के कारण, ये भूपेश बघेल जी के कारण ये एयरलाइंस का काम भूपेश बघेल देखते क्या, एयरपोर्ट का काम भूपेश बघेल जी देखते थे क्या? आप अंबिकापुर की बात कर रहे हैं, आप जगदलपुर में डायरेक्ट फ्लाइट आने लगी था, अंबिकापुर में एयरपोर्ट विकसित हो गया था। मैं निवेदन कर रहा हूं सुंदरानी जी कि आप 300 करोड़ रुपए बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए इस बजट में दिलवा दीजिए ताकि 4th लाइसेंस मिले और विकसित हो सके। मैं आपका स्वागत करूंगा बिलासपुर से आकर रायपुर में, अगर बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए राशि आज। अच्छा अभयनाथ जी, एक बात आपने कहा कि रायपुर का विकास सिर्फ विकास नहीं होता, तो क्या बिलासपुर विकसित नहीं हुआ है क्या अंबिकापुर, सरगुजा, बस्तर विकसित नहीं हुआ है क्या सरकार की आप पीठ नहीं थपथपाएंगे कि नक्सलवाद जो आपके कांग्रेस शासन की देन थी, संयुक्त मध्य प्रदेश की देन थी, उस नक्सलवाद को अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने समाप्त किया तो आप पीठ नहीं थपथपाएंगे? नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर का विकास आप आदिवासियों के हिसाब से करेंगे। वो हम करेंगे, निश्चित करेंगे। हम ये विश्वास दिला सकते हैं। मैंने कहा ना, हम सपने देखते हैं खुली आंखों से। हम बस्तर का विकास करेंगे अभयनाथ जी। पूरा ठप कर दिया गया। बिलासपुर में तो विकास में किसका पत्थर लगेगा उसकी लड़ाई चल रही है। बिलासपुर में उद्घाटन नहीं हो पा रहे हैं। बिलासपुर विकसित तो हुआ है ना, ये बात तो मानेंगे ना। आप 20 साल पहले का बिलासपुर देखें और आज का बिलासपुर देखें साहब, आप देखिए 1.5 घंटे में आप रायपुर आ जाते हैं। अभयनाथ जी, ये सुविधा किसने दी? छत्तीसगढ़ विकसित, वो तो हम 400 रुपया टोल टैक्स बढ़ा के जा रहे हैं। अब कोई ना कोई आप देखिए आलोचना का एक आधार तो आप बनाएंगे, क्योंकि आपको विपक्ष में रहना है हमेशा, तो आपको सरकार की हर योजना का विरोध करना है, क्योंकि आपको 2047 तक तो विपक्ष में रहना ही है। मैं कह रहा हूं सुंदरानी जी कि जिस तरह रायपुर प्राथमिकता में है सरकार के, उसी तरह छत्तीसगढ़ का हर शहर बिलासपुर के सहित योजना में रहे। आप उसका विकास करिए। रायपुर का विकास से कोई रोक नहीं है। भारत मंडपम बनने की बात हुई थी रतनपुर बिलासपुर में, उस भारत मंडप की घोषणा, भारत भवन की घोषणा की जा रही है रायपुर में, नवा रायपुर में। एनटीपीसी का पैसा एनटीपीसी बिलासपुर में, प्रदूषण बिलासपुर के लोग खेल रहे हैं। एनटीपीसी विकास का पैसा रायपुर में खर्च कर रहा है। भेद मत पैदा करिए बिलासपुर रायपुर के बीच में। हमारी प्राथमिकता बिलासपुर भी उतना ही है जितना रायपुर है। ठीक है शर्मा जी, आप दोनों ही को सुन रहे हैं, और दोनों अगर हम देखें तो सपने देखना भाई चाहिए, सपने तो पूरे करने की ललक भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना 1000 करोड़ का प्रावधान रखा जा रहा है, इसमें सिर्फ राजधानी को लेकर अगर हम केंद्रित मॉडल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय असंतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ने की कोशिश होगी। अन्य राज्यों की स्थितियों को देखें तो क्या कहता है दूरगामी सोच?
देखिए, शहर विकास के लिए पिछले बजट में नगरीय प्रशासन विभाग को 3% दिया गया था। शिक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी, कहा सकते हैं 12% शिक्षा का बजट था, 22,000 करोड़ से ज्यादा का। उसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास का बजट था 10%। सरकार की प्राथमिकता अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को है। नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए जो बात हो रही है उसमें हमारे दोनों ही नेता, जो श्रीचंद जी रायपुर के विधायक रह चुके हैं, अभय नारायण जी बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति चाहता है कि उनके शहर, उनके गाँव के लिए बजट में क्या प्रावधान है। इस विषय को लेकर सभी व्यक्ति की एक इच्छा शक्ति होती है। रेलवे की बात होती है, रेलवे केंद्र का मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से रेलवे की बात हो रही है तो 2 लाइन उसकी भी जानकारी आम लोगों को हो जाए। डोंगरगढ़, कवर्धा, कटघोरा, मस्तूरी, इसको जोड़ने वाली जो प्रोजेक्ट है वो एक बड़ा काम होने वाला है। कोरबा अंबिकापुर का सर्वे डीपीआर तैयार हो चुका है। इस ढंग से रेलवे के क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताएं और मांग कैसे चेंज हो रही है ये देखिए। आप मोबाइल टावर की मांग उठ रही है। मोबाइल टावर के माध्यम से 728 मोबाइल टावर चालू किए गए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में भी लोगों की 4G सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। उसके साथ ही साथ आप एक देखेंगे फ्लाइट की बात हो रही है, तो राज्य निर्माण के समय मात्र 6 फ्लाइट थे रायपुर से, अब जाके 76 फ्लाइट की सुविधा यदि उपलब्ध है तो विकास को इससे समझा जा सकता है। इसी तरह से बैंकों की बात आती है तो राज्य निर्माण के समय 1,500 बैंक शाखा थे, आज हमारे पास 6,500 से अधिक बैंक शाखा है और बैंक की मांग लगातार हो, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से आप पैसा दे रहे हैं। अब ये जो जी राम जी की बात हो रही है तो इसमें 40% छत्तीसगढ़ को अपना अंशदान देना है, उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से बजट में करनी होगी। और क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है ये राज्य सरकार पर एक कहीं कहीं आर्थिक बोझ है, तो आर्थिक बोझ है, लेकिन विकास के लिए जो गरीबी क्षेत्र में मनरेगा का जो काम होता है ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं बार बार यही कह रहा था, आय का स्रोत आप जितना डेवलप करेंगे उतना ज्यादा। एक छोटा सा सवाल शर्मा जी आपसे भी जाते जाते, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई बजट की चर्चा अगर हम देखें तो टेंट से लेकर डिजिटल, पारंपरिक जो शिल्प आधारित ब्रीफकेस है उसकी चर्चा होती, तो राजनीतिक संदेश ज्यादा लग रहा है, या फिर अगर हम समझें कि उसमें राजकोषीय अनुशासन को बढ़ाने की जरूरत है, जो वित्तीय बैलेंस बनाने की जरूरत है, पूंजीगत व्यय को ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है? देखिए, मुख्य जो वित्त मंत्री है वो कागज लेस बजट पिछले समय भी पेश किए थे, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, विपक्ष ने विरोध भी किया था। लेकिन ये जो विकास की दिशा को आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को उस दिशा में अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही है और जो विकास की वही कहा कि जो एक बड़े विकास की बात आप करते हैं छत्तीसगढ़ में ITAI हब की बात, तो निचले स्तर पर जो ग्रामीण में बस्तर क्षेत्र में अभी विकास शुरू होना है कहा जा सकता है, उस दिशा में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के तमाम प्रकार के IIT की बात हो रही है। IIT के साथ साथ ITI की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों जो प्रशिक्षित होंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो रोजगार की संभावनाएं हैं, नए जो उद्योग आने वाले हैं, वहाँ यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। कुल मिलाकर के शिक्षा, रोजगार को लेकर के, महिलाओं के उत्थान को लेकर के, यहाँ के जो पलायन रोकने की बात अभी तक चर्चा में हुई है, इन सब विषय को लेकर बजट में किस ढंग से शामिल किया जा सकता है विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से, और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए OP चौधरी अपने ज्ञान का और किस गति से उपयोग करते हैं, ये ज्ञान, गति और दृष्टि, इस बार का फोकस साफ तौर पर रहने वाला है। किस तरह का होगा, उम्मीद यही है आम आदमी को कि उनकी जेब ढीली ना हो, बल्कि और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले और विकास के पथ पर वो आगे बढ़ सके। देखना होगा किस तरह का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बजट प्रस्तुत किया जाना है, आज वित्त मंत्री OP चौधरी बजट पेश करेंगे। उम्मीद यही है लोगों को कि जो बजट है वो बेहद खास रहे। पहले राम मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद विधानसभा जाएंगे। महतारी बंधन रायपुर मेट्रो सिटी पर ऐलान संभावित है, कई तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे वो बजट पेश करेंगे। जल बोर्ड गठन हो, जीराम जी हो, या फिर योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप, MSME को बढ़ावा देने की बात हो, राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े प्लान जो है वो संभावित इस बार नजर आएंगे।